teachers, and my dear friends. Today, I Anjali stand here to deliver a few words on 50 years of emergency, lesson for Indian democracy. In 1975, India faces one of the most difficulties in its democratic history, national emergency, lasted till 1977, which deeply affected the rights and freedom of the people. During the emergency, fundamental rights were suspended, political leaders were sent into jail, and media was censored. People were afraid to speak freely. This shows how can be how can a fragile this shows how fragile democracy can be if power is misused. Learn the need for a free press and active citizens. The censorship of newspaper showed how important it is for media to speak the truth and keep those in power accountable. In the end, I would like to say that even 50 years of the emergency reminds us that the democracy must be protected every day. We must stay aware, value our freedoms, and never take democracy for granted. मैं अमनदीप कौर मंडी डबवाली तो और अज इत्थे कंपीटिशन करवाया गया विकसित युवा भारत 2026 ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾर्टिसिपेट भी किया एंड मेरा टॉपिक सीगा 50 ईयर्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहा जाता है कि उस समय लोकतंत्र तो था लेकिन उसकी आत्मा घायल थी। साथियों, हम में से अधिकांश उस समय पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन यह विषय आज भी उतना ही ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र एक दिन में समाप्त नहीं होता। वह तब कमज़ोर पड़ता है जब जनता चुप हो जाती है और सवाल पूछना बंद हो जाते हैं और जब डर सच से बड़ा हो जाता है। पहली सीख, संविधान सबसे ऊपर है। कोई भी नेता या सरकार संविधान से ऊपर नहीं हो सकते। संविधान ही देश को सही दिशा दिखाता है। दूसरी सीख, बोलने की आज़ादी ज़रूरी है। अगर हम बोल नहीं पाए तो लोकतंत्र मजबूत नहीं रह सकता। आवाज़ दबेगी तो सच भी दब जाएगा। तीसरी सीख, अदालत और मीडिया स्वतंत्र रहे क्योंकि यही सरकार पर अपनी निगाहें बनाई रखते हैं, इसीलिए इनका स्वतंत्र रहना बहुत आवश्यक है। चौथी सीख, युवाओं की भागीदारी अनिवार्य है। जागरूक नागरिक ही मजबूत लोकतंत्र बनाते हैं। चुप्पी अन्याय को बढ़ावा देती है जबकि सवाल लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। विकसित भारत का मतलब सिर्फ अच्छी सड़कें और बड़ी बड़ी इमारतें नहीं हैं। विकसित भारत का मतलब है मजबूत लोकतंत्र कर बोल सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और सत्ता से सवाल कर सकते हैं। यही हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन क्या यह ताकत हमेशा से सुरक्षित रही है? माननीय निर्णायकगण, आदरणीय शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपातकाल के 50 वर्ष और उससे मिली सीख पर अपने विचार रख रही हूँ। साल 1975 में आपातकाल लगाया गया। इस दौरान नागरिकों की 3 मुख्य आज़ादियाँ सीमित कर दी गई। बोलने और लिखने की आज़ादी, सरकार के फैसलों का विरोध करने की आज़ादी, अखबारों और मीडिया की स्वतंत्रता और लोगों को बिना अपराध के जेल में डाल दिया गया। पार्लियामेंट लगी थी कॉलेज के अंदर, क्या कुछ आपका टॉपिक रहा और उसमें क्या देखा? तो आज मेरा टॉपिक था 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी और हमें बोलना था कि हमें उससे क्या सीख मिली है। तो 50 इयर्स ऑफ इमरजेंसी से हमें बहुत सारी सीख मिली है कि हमें पहली चीज़ तो ये कि हमारा लोकतंत्र है जो उसको हमें प्रोटेक्ट करना पड़ता है, वो होगा नहीं। और स्पेसिफिकली फॉर द यूथ वी नीड टू रेज आवर वॉइसेस व्हेन वी सी इनजस्टिस समवेयर, कि हमें चुप नहीं बैठे रहना है कि हाँ और लोग कर लेंगे और लोग कोई नहीं करेगा, वो लोग हम ही हैं। और इंडिया में सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए, ना कि दूसरों के भरोसे बैठे रहना चाहिए। जगदीप सिंह हूँ, ये मंडी किले वाली का रहने वाला हूँ। आज हमारा भारत युवा कंटैक्ट पार्लियामेंट लगा था जिसमें हमने सीखा कि 2047 तक भारत विकसित क्या बन सकता है। पर यहाँ पे इतने मुद्दे उठते हैं कि हमारे लोग इतने भूखे हैं कि धोखा भी खा सकते हैं। वो बात सच है क्योंकि आज के टाइम में सरकार की बातें झूठी पड़ रही हैं। जैसे 2047 तक विकसित भारत बनना बहुत इम्पॉसिबल है क्योंकि जहाँ पर हमने आप भी देखते होंगे कि यहाँ पे लिखा था कूड़ा फेंकना मना है। स्वच्छता भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में चला था, उसको कौन मानता? आज कोई नहीं मान रहा। सो हर इंसान अनदेखा करता है, पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो। उस हिसाब से भारत 2047 तक भारत विकसित बनना इम्पॉसिबल है क्योंकि इसको अगर भारत को विकसित बनाना है तो हमारी सोच को बदलना पड़ेगा और सरकार के नियमों को पालन करना पड़ेगा जिससे हमारा भारत 2047 तक विकसित बन सकता है। इसीलिए धोखाधड़ी में मत रहो। धन्यवाद।
ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਕੱਲ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਯੂਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆਪਦੇ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੱਕ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, 44ਵੀਂ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 21 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਲੇ, ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਖੋਲੀ ਗਈ। ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖੋਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਖੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। कॉलेज में करवाई गई है, किस तरह से नौजवानों का बच्चे स्टूडेंट्स? ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास है कि जो हमारे जो विकसित भारत का अगर सपना हमने पूरा करना है तो उसके लिए हमें युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा और उन्हीं को मद्देनजर उनको ध्यान में रखते हुए आज ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है वो एक प्रोजेक्ट है कि सारे स्टेट्स के अंदर पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे ये जो वो युवाओं का जो एक डिबेट टाइप कंपटीशन करवाया जाता है। तो इस बार का जो डिबेट का जो टॉपिक था वो था यानी कि हमारी जो इमरजेंसी लगाई गई उसके ऊपर था। तो आज जो जितने भी जो प्रतिभागी आए उन्होंने जो अपने विचार रखे, बच्चों ने अपने अपने विचार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से विचार रखे, बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से तैयारी करी थी। तो इसमें से जो भी हमारे जो जजेज आए थे, जो हमारे प्रोफेसर दीपक चौहान जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से थे, फिर हमारे बली बहादुर जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा से थे, फिर हमारे वेद प्रकाश जी जो है वो रिटायर एसोसिएट प्रोफेसर जो है वो DAV कॉलेज मलोड़ से थे, और हमारे साथ जो हमारे बलराज सिंह जी पंजाबी के जो है वो, और ये मंडी डब वाली में जो आज ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल, इन चारों ने जजेस की भूमिका जो बहुत अच्छी तरह से निभाई। और हमने टॉप 10 जो दिए, जो जिनका जो टॉप अच्छा लगा, जो जजेस का जो कंबाइंड स्कोर करके जो टॉप 10 थे उनको हमने स्टेट लेवल के लिए उनको जो आगे जो है वो रिकमेंड करा हमने जो है वो। अब इनका जो वो स्टेट लेवल पे जाके इनका कंपटीशन होगा, उनमें से जो टॉप 10 जाएंगे वो फिर वो नेशनल लेवल पे जाएंगे। जो ये एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत अच्छा प्रयास है कि युवाओं को, क्योंकि अगर हमारे युवा आगे बढ़ेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको बारे में उनको एक स्टेज देंगे, तभी एक अच्छे लीडर, तभी अच्छे ब्यूरोक्रेट, तभी अच्छे पॉलिटिशियन जो है वो पैदा हो सकते हैं।